देखे थे कि वर्क डन का फॉर्मूला मैथमेटिकली कैसे दिखेंगे। ओके, तो अब आप जानते हैं कि वर्क डन कैन बी रिटन एज वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज हमने बताया था बच्चों कि हमें क्या लेना है कि वो फोर्स जिसका डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, सो वहां पर एफ कॉस थीटा देखे थे, तो जो ऑब्जेक्ट था वो डिस्प्लेसमेंट, नाउ यू कैन सी ओवर हियर displacement is along the x-axis ना, so that's why you need to take the component of force along the displacement। तो बच्चों क्या होगा कि हमें वर्क डन में कौन सी फोर्स लेना होता है, the force that is along the displacement। got it? hope यहां तक क्लियर है। so multiplied with displacement। अब तो क्लियर हो गया why you are multiplying here, why पता है, बिकॉज हमारे पास टू कंडीशंस था, तो यही वो एक सिचुएशन था जहां पर यदि एक कंडीशन अनसैटिस्फाइड होता तो वर्क डन क्या हो जाता था, जीरो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो बच्चों नाउ यू कैन सी ओवर हियर द वर्क डन इज written as like this, work is equal to force multiplied by displacement। got it बच्चों? now you can see over here, आप यदि इसको सिंपली लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर F into S। तो बच्चों यहां पर हम यदि 9th लेवल की बात करें, सो आप रिमेंबर करो कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हायर क्लास में बच्चों आपको बताया जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट ds। F डॉट ds, डॉट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट बच्चों। तो अभी आप यहां पर बॉदर मत करो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जस्ट आप यहां पर आपको क्या रिमेंबर करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट बच्चों? सबको क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? नाउ यू कैन सी ओवर हियर द व्हाट इज द यूनिट, द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। बच्चों इस वर्क डन को डिफाइन करने के पीछे हमारे जूल साहब जो कि एक साइंटिस्ट थे, बहुत दिमाग लगाया, इसलिए हम प्रैक्टिकली एसआई यूनिट जो है वर्क डन का क्या रख दिया बच्चों, जूल रख दिए। लाइक जैसे आप जो फोर्स की न्यूटन कहते हो, जबकि होना क्या चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट वी आर सेइंग प्रैक्टिकली द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड द सिमिलर वे यू कैन से यस द यूनिट ऑफ वर्क डन इन एसआई यूनिट इज व्हाट, जूल। और दिस इज द प्रैक्टिकली हम लोग लिखते हैं, बट आप यदि डिटेल में लिखना चाहते हो क्या लिखोगे बच्चों, न्यूटन इनटू मीटर। और भी इसको यदि एक्सपेंड करना चाहते हो तो न्यूटन को जानते हो क्या लिखते हैं, F इंटू ma, तो केजी आप लिख सकते हो, मास को केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक मीटर से यहां पर भी है तो मीटर क्यूब बन जाएगा, लाइक दैट यू कैन राइट। ओके, सो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। इतना भी बच्चों याद रख लो, अपना काम चल जाएगा। ओके, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, अर्ग होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हम यहीं पर लिख देते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग होता है। इतना क्लियर है? 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, ये भी क्लियर होगा। ओके, यदि आप 1 जूल में लिखना चाहते कितना, तो 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, जानते हो। लाइक जैसे 1 न्यूटन पर 5 क्या होता है, डायर होता है, सिमिलर में कन्वर्जन कर सकते हो यहां पर एसआई से सीजीएस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो बच्चों नाउ यू कैन सी ओवर हियर द वर्क डन इज a scalar quantity, work done is a scalar quantity। बच्चों क्या होता है ये वर्क डन, क्या है बच्चों, एक बात कि वर्क डन इज इक्वल टू, यू नो ना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क डन क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी whereas this is a vector quantity और this is also a vector quantity, and the multiplication of two vector का रिजल्टेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज आई हैव डिस्कस विद यू बच्चों, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अभी तो आप समझ नहीं पाओगे, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर,
और वैसे भी क्यों इसको डायरेक्शन से क्यों नहीं हम रिलेट करते हैं, बिकॉज बच्चों एक डिफिनेशंस में ही जुड़ा हुआ क्या चीज, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो फिक्स है बच्चों। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यू नीड टू टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the what डिस्प्लेसमेंट, तो ये फिक्स रहता है बच्चों। इसीलिए हम लोग डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी इसके नहीं दिखाते हैं और इसीलिए कह देते हैं कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट? नाउ यू कैन सी ओवर हियर हाउ you will say yes, 1 joule work done is said to be done. If you want to say yes, I have done 1 joule work, so how you will define? Now you can see over here, 1 joule work is said to be done when 1 Newton of force is applied. When 1 Newton of force is applied on an object. ठीक है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट पे you are applying 1 Newton force. In this situation, you can say yes, you have done 1 joule work, and it shows one more thing, and it shows the displacement by 1 meter. Because you know ना कि work done mathematically क्या लिखते हैं बच्चों, force into displacement. Let's say this is the displacement. If you will put the value of work done is 1 and the displacement is also 1, you will get 1 joule. So you can see here, it's a very simple thing. If you want to say yes, I have done 1 joule work, that means what? You have applied how much force? 1 Newton, and an object का displacement कितना हुआ बच्चों? By 1 meter. So how you will define 1 joule? Hope it is clear. सबको clear है बच्चों? Now you can see over here, the amount of work done depends on the following factors. आपने कितना वर्क डन किया है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, द फर्स्ट वन इज व्हाट? द फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाउ मच फोर्स यू हैव अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, आपने कितना फोर्स लगाया, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करें ना कि कितना वर्क डन आपने किया। क्लियर है ये? तो यहां पर देखिए, ग्रेटर द फोर्स greater is the amount of work and vice versa. The simple things है बच्चों, इतना तो आप भी जान रहे हो कि आप if you are applying more and more force, that means what? कि आप work done भी आपका increment होगा। Got it बच्चों? So the amount of work will depend on what? Magnitude of force also. Hope it is clear. सबको दिक्कत है? कोई दिक्कत है? Okay? Now you can see over here, the magnitude of force is greater the force, greater is the amount of work and vice versa. Now you can see over here, the second dependency is displacement. Second displacement क्या है? Displacement. So greater the displacement, greater is the amount of work. क्या होगा बच्चों? यदि displacement ज्यादा होगा तो work done भी ज्यादा होगा, because you know ना कि work done is equal to force into displacement. So from here, if let's suppose if the force is constant, so you can say na कि work done is directly proportional to displacement. And one more thing, if the displacement is constant, in this situation what? Force is constant. Force is constant. यहाँ पर क्या है बच्चों? Force constant है. Now if the displacement is constant, so you can say the work done is directly proportional to force. In this situation, which one is constant बच्चों? Here displacement D is constant. तो यहाँ पर क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो ये दो सिचुएशन हमारे पास था कैसे डिपेंडेंसी होता है। ओके बच्चों, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। क्या है बच्चों? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? अबाउट द वर्क डन व्हेन द फोर्स इज व्हाट? कांस्टेंट बच्चों। तो बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो किसी बॉडी को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, दैट फोर्स शुड बी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या फोर्स वेरिएबल ही होता है? यस। क्या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है? यस बच्चों, ये सब चीज होता है, बट यू विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन हायर क्लास। आप हायर क्लास में देखोगे कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स।
ओके, सो यहां पर आपके लेवल की बात करें बच्चों तो आपको कंसंट्रेट करना है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. दैट मींस व्हाट, let's suppose if we have a block of mass, this is the block of mass, let's say 5 kg, let's say how much, 5 kg. Now you are applying a force in this direction. Okay, let's suppose this force is how much, this force is 5 Newton. Now you can see over here the force that is equal to 5 Newton. So this is a constant force. This is a बच्चों क्या है, constant force. ये constant force है बच्चों. Why this is a constant force बच्चों? Because you know ना here जो कोई भी यदि क्वांटिटी की बात करें like 5, 3, 2, 1 ये सब क्या होता है, constant होता है ना बच्चों. It will not change its value. क्या ऐसा होता है कि अभी 5 था, आफ्टर सम टाइम्स ये 6 बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना. नाउ यू कैन सी ओवर हियर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो यहां पर, दैट फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स. ओके, तो मीनिंग ऑफ कांस्टेंट फोर्स क्लियर हो गया बच्चों. वेरिएबल फोर्स का भी क्या मीनिंग होता है हम आपको डिस्कस यहां कर देते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है उतनी डिटेल में, आप यहां देख लीजिए. लेट्स सपोज हमने एक फोर्स लिखा बच्चों एंड फोर्स इज लेट्स से 2t स्क्वायर प्लस 5t. तो बच्चों ये क्या है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये क्या है बच्चों, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स बिकॉज हियर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल डिपेंड्स ऑन टाइम. नाउ यू कैन सी हियर, सो एक मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखे और क्लियरली यहां से हम कह सकते हैं यस फोर्स विल डिपेंड ऑन टाइम. इफ यू विल पुट लेट्स सपोज t इक्वल टू 1 यू विल गेट f इक्वल टू 7. इफ यू विल पुट t इक्वल टू 2 तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और इसको 10 तो ये हो जाएगा 18. सो यू कैन सी ओवर हियर, क्लियर हो गया बच्चों इस एग्जांपल से. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स, लेकिन हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं. तो यहां पर क्या कर रहा है, यू आर अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स. सो हम देखते हैं कि वर्क डन क्या होता है जब हम कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई करते हैं. गॉट इट बच्चों, मीनिंग समझ में आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं. गॉट इट. नाउ यू कैन सी ओवर हियर एक बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन इज पॉजिटिव. वर्क डन इज पॉजिटिव when a force acts in the direction of motion of the body. बच्चों हमने क्या बताया था कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी का यदि डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड फोर्स होता है. इन सच अ सिचुएशन यू कैन से यस वर्क डन इज व्हाट, पॉजिटिव. ओके बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया. हम डिफरेंस से ही बात करते आ रहे हैं आपको कि वर्क डन होता क्या है. अब आपको क्लियर हो गया कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क डन जीरो भी हो सकता है. सो डिफरेंट केस हम यहां पर स्टडी करते हैं. द फर्स्ट केस व्हेन द वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. यहां तक क्लियर है. दैट मींस व्हाट, लेट्स सपोज बच्चों हम यहां पर एक एग्जांपल सिंपल सी कंसीडर करते हैं. एक कोई ब्लॉक लेते हैं आपको देख समझाने के लिए और आपने मान लिया लेट्स सपोज द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज हाउ मच, 5 kg. इज इट क्लियर बच्चों. ये एक किसी सरफेस पे रखा हुआ था. ओके, नाउ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स विथ सम मैग्नीट्यूड. लेट्स सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन. हियर F is how much, 10 न्यूटन. ओके, अब यहां पर फोर्स बच्चों आप जो लगा रहे हो वो 10 न्यूटन है. क्लियर. और मान लो कि यहां पर x इक्वल टू 0 का सिचुएशन ये है. दैट मींस व्हाट, दिस इज कौन सा सिचुएशन है बच्चों, ओरिजिन. ओरिजिन पे यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने फोर्स अप्लाई किया. लेट्स सपोज आफ्टर टाइम t the new position of object is somewhere here. Okay, now this is the new positions of this block. कितने का था ये, 5 kg का था. Now देखो यहां पर बच्चों क्लियरली फ्रॉम दिस यू कैन से दैट व्हाट, कि यहां से यहां तक की जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेट्स सपोज ये x से क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया है. और कुछ भी मान लो, इसको x इक्वल टू 5 मीटर मान लेते हैं बच्चों. ओके, initially the positions of an object was at x equal to 0. Now after time t the positions of an object is here, that is x equal to 5 मीटर. यदि आप ओरिजिन से इसको डिस्प्लेस कर रहे हो,
बच्चों यहां देख रहे हैं जो फोर्स की डायरेक्शंस है, जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शंस है बच्चों, वो किधर है? आप कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो। एंड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है ये भी तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां से क्लियरली आप एक बात को बता सकते हो, यस, यहां पर जो वर्क डन होगा बच्चों, वो क्या होगा? जो वर्क डन क्या होगा? दैट इज पॉजिटिव। दैट इज व्हाट? पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्या यहां पर कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही सिंपल वे में हमने कहा कि आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, तो आप क्या कहोगे ऐसे केसेस में? बिकॉज बच्चों यदि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, क्या मान लो? पॉजिटिव मान लोगे, ओके, तो यू नो ना कि जो फोर्स, जो वर्क डन होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। और आप ये भी जानते हो बच्चों, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। यदि वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, देन वी नीड टू कंसीडर साइन ऑल्सो। सो इफ यू विल कंसीडर पॉजिटिव साइन इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स व्हाट बच्चों? आप फोर्स को भी यहां पर पॉजिटिव लिखोगे, ओके, and you are multiplying with the displacement, and the direction of displacement is also in this directions. That's why you will again consider the sign of displacement positive. Okay, now positive into positive is what? Positive. So the net work done in this situation is what? Positive. अब मुझे लगता है कि आप सबको कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर है? चलो तो हम लोग मूव करते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्रीवियस स्लाइड में ही हमने बात कर लिया। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, आप इस ब्लॉक पे क्या कर रहे हो? इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो बच्चों। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, ओके, सो यू कैन से यस वर्क डन इज पॉजिटिव। सो यू कैन सी हियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज फोर्स इज व्हाट? पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव हुआ? हमने क्लियरली आपको प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? सो दिस वन इज द फर्स्ट केस बच्चों। नाउ वी हैव सेकेंड केस। क्या चीज है बच्चों? सेकेंड केस। आपको तो क्लियर ही हो गया होगा कि सेकेंड केस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव। कब होगा वर्क डन नेगेटिव? सो यू कैन से यस वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट किसमें? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है बच्चों? आपने फोर्स लगाया किसी ब्लॉक पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, ओके, और डिस्प्लेसमेंट उनके रिवर्स डायरेक्शन में हुआ। इफ यू आर, लेट सपोज कि आप बच्चों यहां पर एक कोई ब्लॉक है, ओके, अब यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज कि इस डायरेक्शन में हो रहा है। लेट सपोज, आपको सुनने में बड़ी अजीब लग रहा होगा, ऐसे कैसे? हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में। तो आगे हम आपको बताएंगे बच्चों, वहां पर हम दिखाएंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, आपको क्लियर हो जाएगा। एक वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। दिखाएंगे कि यदि हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दें, वर्क डन बाय मी एंड वर्क डन बाय अनदर पार्टिकल, या यू कैन से किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा, तो हम आपको डिटेल में समझाएंगे कैसे वर्क डन नेगेटिव होता है। आप यहां पर बस इतना ही फोकस कीजिए कि यस, यदि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नाउ यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। बच्चों ये क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है। कोई दिक्कत है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? इस सिचुएशन में वर्क डन को नेगेटिव माना जाएगा। क्यों माना जाएगा नेगेटिव को? तो मैथमेटिकली भी हम बच्चों यहां से देख सकते हैं। लेट सपोज इफ यू आर कंसीडर द पॉजिटिव साइन इन दिस डायरेक्शन, यू आर कंसीडर पॉजिटिव साइन इन दिस डायरेक्शन, बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ। नाउ यू कैन सी हियर, इफ वर्क डन इज इक्वल टू, यू नो ना, वर्क डन इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू displacement. Now you can see over here, if you consider the positive sign in this directions, so you will put the magnitude of F here with the positive signs.
So this is the positive. Okay, now you are multiplying this positive side with the displacement. Now you can see over here, because you know now force and displacement both are vector quantity, so the direction of displacement is in this direction, so you need to consider negative sign, because in the above case you have considered positive direction in this ना, सो यहां पर क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन इसमें, यहां पर क्लियर है बच्चों, इस डायरेक्शन को आप यदि पॉजिटिव माने हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, सो यू विल पुट हियर नेगेटिव, ओके, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव पुट करोगे, एंड यू नो दैट यदि आप पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट क्या आता है बच्चों, विथ नेगेटिव साइन विथ सम मैग्नीट्यूड। तो आप क्लियरली यहां देख रहे हो, मैथ से भी हम कह सकते हैं यस इन दिस सिचुएशन वर्क डन इज नेगेटिव, ओके। तो हम लोग यहां तक देख लिए मैथ से भी कि वर्क डन नेगेटिव है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट, जो हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया कि वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यदि एक को पॉजिटिव मानते हो दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। अब देख रहे हो यहां पे आप इस ब्लॉक पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, जबकि फोर्स अप्लाइड फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो हमने नेगेटिव के बारे में हम पढ़ लिए। नाउ वी हैव थर्ड केस, क्या है बच्चों, अब हमारे पास थर्ड केस है। अब पॉजिटिव वर्क डन भी पढ़ लिए, नेगेटिव वर्क डन भी पढ़ लिए, गैस करो बच्चों कि थर्ड केस में क्या होगा। तो चलो देखते हैं, थर्ड केस में हम देखते हैं कि वर्क डन के बारे में क्या है। क्या लिखा है, वर्क डन इज जीरो। क्या होगा बच्चों, वर्क डन किस सिचुएशन में जीरो होगा, वर्क डन इज जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है बच्चों, इस सिचुएशंस में क्लियरली आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्क डन क्या है, आप यदि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, और यू कैन से मोशन के बीच में 90 डिग्री पे है। ये क्या कहना चाहते हैं हम, आप यहां पर देखो, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इफ दिस इज अ ब्लॉक हैविंग मास m, let's say the magnitude of m is 5 kg, okay, so this is the block। अब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलो ये मोशन में है, इसको हम मोशन में लेकर के आ गए हैं बच्चों, और इस सिचुएशंस में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स व्हाट, कि फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है बच्चों, ये क्लियर है, ये फोर्स है और यहां पर 90 डिग्री है, ये क्लियर है आप सबको। तो इस सिचुएशंस में क्या कह सकते हो बच्चों, नाउ यू कैन सी ओवर हियर द एंगल इज 90 डिग्री ना, यहां पर कितना है बच्चों, एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या कह सकते हो, यस वर्क डन इज नेगेटिव। अब आपको लग रहा होगा सर बेवकूफ बना रहे हो मुझे, कैसे, अब यदि आप फॉर्मूला यदि ये सिंपल लगाओगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर तो कुछ जीरो होने की केस ही नहीं है, कैसे कहोगे सर ये वर्क डन जीरो है, ठीक है। तो हम एक्चुअल में आपको क्या बताए हैं, शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि आपका वर्क डन तब माना जाएगा यदि आपका अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन होगा, यदि नहीं है तो आप उस डायरेक्शन में लेकर के आओ। तो ये तो 90 डिग्री पे है, तो हमने इसीलिए आपको एक बेसिक में हम आपको पहले ही बताए थे, क्या चीज, एक्चुअल में क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, हमने आपको कंपोनेंट लेने के लिए सिखाए थे। तो जब इस फोर्स का कंपोनेंट, चूंकि मोशन इस डायरेक्शन में बच्चों, इस डायरेक्शन में लोगे तो हमने बताया था ना F कॉस और थीटा होता है, थीटा की जगह क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। तो ऐसे केसेस में जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यह क्या 90 डिग्री बच्चों। तो क्या हो रहा है बताओ, अब सबको पता होगा ना कि cos 90 की वैल्यू क्या होता है, cos 90 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, दिस इज जीरो। सो बच्चों क्या हुआ यहां पे, फोर्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ मोशन इज जीरो। यहां तो फोर्स ही नहीं लग रहा है,
जब आप 90 डिग्री पे फोर्स को लगा रहे थे मोशन से, इन सच अ सिचुएशंस यदि आपने कंपोनेंट लिया अलोंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आपने देखा कि इस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। तो आप यहां पर यदि जीरो इंटू डिस्प्लेसमेंट डालोगे, व्हाट यू विल गेट बच्चों? जीरो। दैट्स व्हाई द वर्क डन इज जीरो। तो आपको यह रिमेंबर करना है, इतनी डेप्थ में नहीं जाना है, आपको इतनी 9th क्लास में इतनी दिमाग में रख के चलना है। इफ द अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट के मोशन के परपेंडिकुलर है, ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा बच्चों? नेट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलो, तो हम 3 केसेस के डिस्कस कर लिए, व्हेन द वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव एंड व्हेन वर्क डन इज जीरो। ओके, सो बच्चों अब देखते हैं यहां पर, हमने आपको पहले ही बताया कि यदि ये कोई ब्लॉक है और इसका डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन है और अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा कि ये जो अप्लाइड फोर्स है इसके बीच और इसके बीच में क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। क्लियर है यहां पे? सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यदि एंगल क्या है बच्चों? यह है डिस्प्लेसमेंट 90 है, यानी कि यू कैन से इफ परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या है? जीरो है। यहां तक क्लियर है सबको? चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं और अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जो वर्क डन से रिलेटेड पढ़ के आए फॉर्मूला, वो फॉर्मूला को कैसे आप यूटिलाइज करते हो, कैसे यूज करते हो न्यूमेरिकल में। सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चंस। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट पे 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों। द डिस्प्लेसमेंट इज सेलेक्ट कितना है? 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहां पर आप देखो बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is along the applied force. Now you are, let's suppose you are applying 7 Newton on an block. Okay, एक ब्लॉक पे आप क्या कर रहे हो? 7 न्यूटन लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 8 मीटर की इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या निकालना है? लेट अस टेक इन दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? तो सिंपल सा तो क्वेश्चन है बच्चों, एवरीथिंग इज गिवन। तो आपको जस्ट यहां पर आपको पता भी चल गया होगा कि वर्क डन क्या होने वाला है, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव क्लियरली है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है और फोर्स दोनों की डायरेक्शंस क्या है? सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों? गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो आप देख रहे हो हियर द गिवन क्वांटिटी इज फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स क्या है बच्चों? So applied force है, we have applied force that is equal to 7 Newton. Now we have displacement also that is equal to how much बच्चों? 8 meter. Okay. Then you need to calculate the work done. So work done equal to what? So आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ बच्चों ऐसे केसेस में और देख लो डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन से पॉजिटिव आएगा। So you can write here work done is equal to force into displacement. So force into displacement. Now we have force 7 and multiplied by 8. Multiplied by 8 you will get 7 into 8. How much बच्चों? 56 और that is joule. So you know this is our answer. यहां तक क्लियर है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत है? ये सिंपल न्यूमेरिकल है कि हमारे पास वर्क डन क्या होगा जब आपने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर है यहां तक? चलो ओके बच्चों, नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चंस। यू कैन सी ओवर हियर अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg। क्या कर रहा है? एक लगेज को लिफ्ट कर रहा है, कितना का है? 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट on his head 1.5 मीटर above the ground। ओके बच्चों, सिचुएशंस क्या है हम समझते हैं बच्चों। पहले हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द ग्राउंड बच्चों, दिस इज ग्राउंड सरफेस। ओके, एंड वन पर्सन इज हियर
लेट सपोज बच्चों ये रामू चचा है, ठीक है, ये रामू चचा है, यहां पर आप देख लो, ओके। क्या हो रहा है सिचुएशंस बच्चों, ये इसके हेड पर एक कोई लगेज है, कितने का बच्चों, 15 kg का। हाउ मच, 15 kg। इतना तक क्लियर है बच्चों। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1.5 मीटर है। ये क्या है बच्चों, 1.5 मीटर। सो लेट अस कंसीडर दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। हियर वी हैव कंसीडर्ड दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है, न्यूमेरिकल समझ पा रहे हो क्या है। इस पर्सन ने एक कोई लगेज को 15 kg जो अपने हेड पे लिया हुआ है इस ग्राउंड सरफेस से, तो वो कितने डिस्टेंस है, 1.5 मीटर। सो कैन आई से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यस। सो हियर व्हाट इज गिवन बच्चों, सबसे पहले गिवन लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, तो गिवन क्वांटिटी है बच्चों, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। So we have displacement that is small d equal to 1.5 meter. Is it clear to everyone? Tell me one thing बच्चों, यहां पर फोर्स क्या है बच्चों, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है यहां पर। क्या हम ये 15 kg को हम फोर्स कह सकते हैं? नो, दिस इज मास ना बच्चों, दिस इज मास। और यू नो ग्रेविटेशंस में आप पढ़े हुए हैं ग्रेविटी के बारे में। सो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि एक डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जी काम कर रहा है, स्मॉल जी, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन था। ओके, तो बच्चों क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहां पर एक क्या आएगा, वेट आएगा। ओके, तो हमने वेट काफी डिटेल में डिस्कस किए थे। तो यहां पर वेट क्या है बच्चों, हियर वेट इज इक्वल टू mg, और mg इक्वल टू 15 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 150। यहां पर कितना है, 150 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों यहां से वेट पता चल गया हमें। तो इसका मतलब है दिस इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द ग्रेविटेशन। ये वही फोर्स है mg जो ग्रेविटेशन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा था। क्लियर है यहां तक? तो बच्चों इसी फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो ना, इन अपवर्ड डायरेक्शंस। सो हियर द फोर्स अप्लाइड बाय दिस पर्सन इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 150 न्यूटन। यहां तक कह सकते हो बच्चों। तो यहां पर जो द अप्लाइड फोर्स बाय दिस पर्सन इज इस डायरेक्शंस में है, ये है फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन। ये क्लियर है बच्चों यहां तक? तो हम आपको बताए थे बच्चों कि वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। यहां पर हम आपको क्लियरली दिखाते हैं कि वर्क डन कैसे नेगेटिव है, कैसे पॉजिटिव है। ये देखो बच्चों, इस पर्सन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज आप क्या करो, ग्राउंड सरफेस से किसी लगेज को आप अपने हेड पर ले रहे हो। सो द डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शंस, and the force that this person is applied on this luggage is also in this direction. So the displacement as well as force both are in the same direction. यहां क्लियर है? So work done in this situation is positive. यहां तक क्लियर है? अब बच्चों हम आपसे पूछे, टेल मी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी ने क्या वर्क डन किया बच्चों? So you know ना, here the gravitational force is working downward directions and the displacement is upward directions. So here displacement and applied force both are in opposite directions. So if I will ask that, tell me the work done by the gravity in such a situation, you can say yes, in this situation work done is negative. If I will ask, tell me the work done by this person, you will say what? Here work done is positive. क्लियर यहां पर? कोई दिक्कत किसी को बच्चों? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था जहां से हम वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? सो हियर फोर्स, अब हम फोर्स बाय द पर्सन है ये, क्योंकि क्वेश्चंस में यही पूछा है। तो कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू 150 न्यूटन। नाउ वी हैव फोर्स and displacement, you can directly apply formula work done is equal to force into displacement. Put the value of force 150 multiplied with displacement is 1.5
सो बच्चों यहां पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो आप यहां से आपको वैल्यू आ जाएगा। तो आप यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यदि आप देखो 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, या आप यदि नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 इंटू 5, 5 कैरी हाउ मच 7। अब यदि 15 को आप 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 7 ऐड करोगे तो 22, तो ये, और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 15 का स्क्वायर यू नो ना 225। तो अब यहां से एक जीरो यहां से पुट कर दो और 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, इजी तो है। सो दिस इज द जूल, सो दिस इज अ वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। क्लियर है बच्चों, दिस इज द वर्क डन डन बाय द पर्सन। यही यदि वर्क डन बाय द ग्रेविटी होता तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम होता बट नेगेटिव होता। यहां तक क्लियर है। यहां पर मैं आपको समझने की पूरा मौका देते हैं। यदि यही चीज आपको पूछेंगे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, यू विल से व्हाट, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी मैग्नीट्यूड वाइज यही होगा, लेकिन आप यहां पर पॉइंट पुट कर लो बच्चों, ये पॉइंट है और साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। यहां तक क्लियर है। चलो